Patriotism is not characterized by a brief, intense burst of emotions, but rather by a steady and lasting commitment throughout one's life. I would now like to invite Dr. Vinod Solanki ji, the former head of the Department of English at Deen Dayal Upadhyay University in Gorakhpur, to join us on stage. Dr. Solanki has been a continual source of spiritual wisdom, guiding us towards a better and more meaningful life. I request ma'am to share her profound words with us. भवतु भवतां भव्यं दिव्यं दिव्यम। एक सुखद अनुभूति इस परिसर में आने का। और आज थोड़ी देर पहले आकर जो देखा उसने बहुत से पुरानी स्मृतियों को जागृत कर दिया। देखा हमारी टीचर्स जो बिल्कुल अभी अपनी यंग एज में हैं, सुंदर परिधान में पूरे उत्साह के साथ, जैसे युद्ध में कोई सेनापति चलता है, ऐसे कदम से चलते हुए अपने अपने कार्य की ओर बढ़ रही हैं। प्रातः बहुत सुबह उठी होंगी। महिलाओं को, बेटियों को घर में बहुत काम रहते हैं, बहुत सारा काम किया होगा। परिवार में कितने लोगों की सेवा करके और स्कूल में अपने दायित्व के निर्वाह के लिए समय से थोड़ा पहले पहुंचना। देखते मुझे याद आया स्वामी विवेकानंद का मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल से प्रथम परिचय और उनका प्रथम संवाद। भारत के एक ऋषि से प्रथम स्पर्श में ही मार्गरेट नोबल इतनी प्रभावित हुई, बिना भारत को देखे, बिना इस देश को जाने, उन्होंने मन में ये निर्णय कर लिया कि मुझे भारत जाना है। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो मेरे देश से प्रेम कीजिए, और यदि आप वहाँ रहकर कुछ कार्य करना चाहती हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वहाँ कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन दें और उसका शुभारंभ करें। स्वामी जी ने थोड़ा दुख के साथ कहा, हम अपने तमस और निराशा के काल में हमारी महिलाओं का जो लॉयनेस कैरेक्टर है वो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए इस समय हमें तुम्हारे जैसी लाइनेस विमेन चाहिए। We have to raise India by the power of women along with the power of spiritual force, the divine force. ये स्वामी जी का मार्गरेट नोबल से आग्रह था, और जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया तो स्वामी जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, भगिनी निवेदिता। निवेदिता जिसने अपने को निवेदित कर दिया, आयरलैंड में जन्मी, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ और एक देश के लिए, एक ऋषि के से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो स्वामी जी ने नया नाम दिया निवेदिता, भगिनी निवेदिता।
और आपको अच्छा लगेगा कि निवेदिता अपने लिए सदैव ये सुनना चाहती थी कि भारत की निवेदिता। निवेदिता भारत आई, कोलकाता में रही, बोसपाड़ा लेन में एक किराए का कमरा लेकर उन्होंने कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। आसपास के घरों में गई कि अपनी छोटे छोटे बच्चियों को पढ़ने भेजिए, और बहुत प्रयास करने के बाद मात्र 6 लड़कियां उनको मिली। क्यों? भारत में इतने वस्त्र की कमी थी। माताएं कहती थीं दोनों लड़कियां नहीं जा सकती क्योंकि बाहर जाने के लिए एक ही कपड़ा है, तो एक दिन एक जा सकती है, दूसरे दिन दूसरी जा सकती है। ऐसी अवस्था थी हमारे देश की। आज 75 वर्ष पूरे हुए, हम तमस से जागे, खड़े हुए, उठे, लड़खड़ाए, अनेक बार गिरे, गिर गिर कर नए उत्साह से खड़े हुए। भारत के राष्ट्रीय जीवन का बाल्यकाल और किशोर अवस्था पूरी हो गई है। अब तो हम अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। एक नए उत्साह के साथ, एक नए निर्माण के साथ भारत की एक अनुपम जागृति है, और हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में अब कोई अंतर नहीं है। हमारे बालक और बालिकाओं में दोनों एक से एक बढ़कर हैं, और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि यही तो हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, सह अस्तित्व। जब हम पराधीन थे तो ऊपर से हम चाहे जितने असहाय और बेबस रहे हों, किंतु एक बात तो सत्य है कि इस देश में ऋषियों का तप है। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक चेतना निरंतर शक्ति संचय करते हुए अमूर्त रूप से आगे बढ़ती रही, और स्वतंत्रता के बाद तो हमें जैसे उपहार मिला हो, उसे पुनः प्राप्त करके उसके विकास का, उसके विश्व में प्रसार का ये दायित्व तो हमारे हाथ में हुआ। हम देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं कुछ कर सके, पर एक स्वतंत्र देश को बहुत आगे ले जाने के लिए, इस धरती की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हम तत्पर हैं। और हमारे सामने तो इतनी बड़ी संख्या में अब शिक्षित युवक युवतियां, एंड इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद आई वुड से लायनेस विमेन ऑफ इंडिया। फिर हम क्या नहीं कर सकते? और अभी प्रोमिनी मैम की स्पीच से हमने थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया और एक योजना आपके सामने रखते हैं। अगर थोड़ा सा अधिक हो रहा है मोबाइल एंड लैपटॉप, जिसे कदाचित हमें लगता है कि हमारी नई पीढ़ी की ऊर्जा का क्षय हो रहा है, उससे वो सीखते भी हैं बहुत सा, किंतु अधिक तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए एक समाधान है हमारे पास। हम एक प्रस्ताव रखते हैं बड़े विश्वास के साथ, पूरी आशा के साथ, और विश्वास इसलिए बनता है क्योंकि किसी माता पिता ने बहुत सोच समझकर एक नया सा सुंदर सा शब्द गढ़ा, प्रोमिनी, जो स्वनाम धन्य हैं, जो अपने प्रॉमिसेस को मूर्त रूप में ढालने में दक्ष हैं, और उनके पास एक बहुत अच्छी टीम है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, एक नवीन प्रयोग के लिए
हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे 10-15 की टोली में एक संवाद केंद्र शुरू करें, नया भारत गढ़ो, जिसका विषय होगा नया भारत गढ़ो। And this will be open for all. I invite young mothers and the guardians, the parents, to join with us in this venture. सप्ताह में एक दिन हम एक साथ बैठ सकते हैं। हमारे पास अक्षय भंडार है संत साहित्य का। हम कोई भी पुस्तक ले सकते हैं, मिल बैठकर उसको पढ़ें, उस पर अपने विचार व्यक्त करें, उसे प्रेरणा मिलेगी, हमारा संकल्प सिद्ध होगा, हम अपने जीवन की और अपने राष्ट्र की चेतना को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। यदि अपने बच्चों को थोड़ा सा अनावश्यक चीज़ों में जाने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें कोई विकल्प देना पड़ेगा, और हम तो विकल्प में बड़े धनी हैं, हमारे पास तो विकल्प ही विकल्प हैं, और ये विकल्प हमारे छोटे से प्रयास को हमारे संकल्प में बदल सकते हैं। इसलिए हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, स्मॉल पॉकेट्स, स्कूल में भी और घरों में भी। सप्ताह में 1 से 1.5 घंटा जो भी समय आप निकाल सकते हैं, हम बैठकर, साथ बैठकर कोई संत साहित्य पढ़ेंगे, किसी भी ऋषि महर्षि को पढ़ेंगे जो हमें प्रिय लगे, उस पर बातचीत करेंगे, और हम देखेंगे कि उन्होंने असंख्य वर्षों की आगे की भी योजना हमारे सामने प्रस्तुत की है। हम अपने को थोड़ा सा उनसे जोड़ेंगे, और उस कनेक्ट के बनते ही हमारे अंदर नवीन विचारों का उद्भव होने लगेगा। हम बीटन पाथ पे नहीं जाना चाहते, हम विश्व की भाषाएं सीखेंगे, किंतु हम गौरव अपनी संस्कृत का करेंगे, क्योंकि संस्कृत अब तो विश्व की भाषा होने जा रही है। हम उसमें आगे बढ़ेंगे, हम प्यार से अपनी हिंदी बोलेंगे, क्योंकि उसमें आत्मीयता की ध्वनि है, वो हृदय से हृदय को छूता है, जुड़ता है। हम अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, फ्रेंच भी पढ़ेंगे, जर्मन भी पढ़ेंगे, अनेक भाषाएं पढ़ेंगे। ज्ञान के लिए सभी भाषाओं का और ज्ञान के सब स्रोतों का हम स्वागत करते हैं। हमारे उपनिषद का आख्यान है, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वता। पूरे विश्व से, चारों ओर से, जहां से भी सुंदर सर्जनात्मक विचार प्राप्त हों, हम उन्हें ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ग्रहणशील संस्कृति है, समाहित करने की संस्कृति है। अब संक्षेप में अपनी योजना को आगे जाने के लिए एक फॉर्मूला जो हमारे ऋषियों ने दिया है, हमें भारत को उठाने के लिए कैसे प्रयास करना है। 4 सूत्र ऋषियों के साहित्य से और अपने उपनिषद से हमें प्राप्त होते हैं। संकलन, हम पूरी दुनिया से सद्विचारों का, ज्ञान का, तकनीकी का, जो भी जहाँ से मिल रहा हो उसका संकलन करेंगे। उस संकलन को हम समायोजित करेंगे। ये समायोजन हमें अपनी राष्ट्रीय, जो हमारा राष्ट्रीय मेरुदंड है, धर्म, उसमें उसको समायोजित करेंगे, उसको अपनी संस्कृति में उसका पोषण करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे। संकलन, समायोजन,
संवर्धन, और फिर जब ये विश्व के लिए तैयार हो जाएगा तब हम इसका संप्रेषण करेंगे, पूरी दुनिया को मुक्त हाथों से देंगे। क्योंकि भारत की ये नियति है, ये धरती ऋषियों ने इसको अपनी वासभूमि इसलिए बनाई है, सत्य का अन्वेषण इस धरती पर इसलिए हुआ है कि ये केवल हमारी कोई निजी संपत्ति ना रहे, ये तो पूरी मानव जाति के लिए है, ये पूरे विश्व के लिए है। भारत को तो ये अवदान करना ही है, देना ही है। हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हमारे जीवन काल में ही और हमारे भी छोटे से योगदान से ये कार्य संपादित हो। इस विचार से हम एक नया भारत गढ़ो, एक छोटी सी योजना लेकर काम करेंगे, संवाद सत्र शुरू करेंगे, हो सके तो सप्ताह में एक दिन स्कूल में और घर घर में। गीता में एक शब्द आया है चमू, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। छोटे छोटे ग्रुप्स में ऊर्जा संकलित करके इसका विस्तार किया जा सकता है, अनंत विस्तार हो सकता है, और यही काम हमें करना है। और जयपुरिया जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और जैसा मार्गदर्शन आपको है, जैसा आशीर्वाद आपको प्राप्त है, ये निश्चय है कि आप भी राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में सबसे आगे होंगे और एक प्रकाश स्तंभ बनकर खड़े होंगे। जय हिंद, जय भारत, और हम तो जय जगत भी कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर इंस्पायरिंग अस विद योर वर्ड्स ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। जिस प्रकार आपने हमें इस संवाद केंद्र के बारे में, संकलन, समायोजन, संवर्धन और संप्रेषण के बारे में बताया, मैं वादा करता हूं अब ये हम सभी का सपना बन चुका है और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि ये साकार हो सके। कहते हैं यद भावम तद भवति, अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसीलिए मन के दीप जला लो, तुम खुद प्रकाश बनो। जग अंधेरा है पर अपना आकाश बनो। विचारों की शक्ति से नवयुग रचते जाओ। हर पत्थर को काटकर आकाश बनाओ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कार्तिकेय चौधरी को, जो अपने सशक्त विचारों से हम सभी को अभिसिंचित कर देंगे। कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। पाप पुण्य सद सद्भावों की धूल उठे दाएं बाएं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूट टुक हो जाएं। विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाएं। अशांति दंड टूटे, उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए। जीवर में जंजीर पड़ी खन खन करती है मोहक स्वर से। बरसों की साथिन हूं, तोड़ोगे क्या तुम अपने इस कर से। अंदर आग छिपी है, इसे भड़क उठने दो एक बार अब। ज्वालामुखी शांत है, इसे कड़क उठने दो एक बार अब। नाश स्वयं कह उठे कड़क कर उस गंभीर कर्कश के स्वर से। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान निकली है मेरे अंतर से, निकली है मेरे अंतरतर से। विप्लव गान बाल कृष्ण शर्मा नवीन के इस क्रांति गीत से मैं अपना वक्तव्य आरंभ करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम यहाँ भारत के महान गणराज्य की संविधान यात्रा को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एक ऐसा दिन है जहां हम कोलाहल के विरुद्ध मुखरता की ओर, जड़ता से गतिशीलता की ओर, शिथिलता से संघर्ष की ओर और घुप अंधेरों से चमकदार उजालों की ओर प्रयाण करते हैं। इसमें किंचित संदेह नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध संस्कृति और हमारे अक्षुण्ण गणराज्य के निवासियों ने यही परंपरा रखी है, यही प्रतिमान बनाया है। आज से 3 दिन पूर्व भारत माता के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पड़ती है। आज के लिए अपना भाषण लिख लेने के बाद कुछ और जानकारी एकत्र करने के लिए मैं उनकी किताब
तरुण के स्वप्न की कुछ पंक्तियां पढ़ने लगा। एकाएक मुझे आभास हुआ जैसे सुभाष बोस मुझको ही संबोधित करके कह रहे हैं, हम जिस तरफ घूम पड़ेंगे निराशा का अंधकार लजा कर भाग जाएगा, हमारे जीवनदायी स्पर्श से रोग शोक ताप भाग खड़े होंगे, इस दुखी जर्जर नरलोक को हम आनंद से ओत प्रोत कर देंगे, अनंत से हम असीम उत्साह, अपरिमय तेज और अदम्य साहस लेकर आए हैं, तभी तो हम भारतवासियों का जीवन स्रोत कभी अवरुद्ध नहीं हो सकता। इसी अक्षुण्ण परंपरा की एक झलक हम इन दिनों महाकुंभ में देख रहे हैं, जहां सुबह का सूरज गंगा जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में नित्य प्रातः स्नान कर खुद को धन्य मानता है। कुंभ मेला मेल है संस्कृतियों का, यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर अनेक समुदायों के, सनातन धर्म की अनेक शाखाओं के लोग एक साथ अवगाहन करते हैं। संगम में दो दृश्य और एक अदृश्य नदी यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती, अर्थात इस गंगा जमुनी सांझी को संस्कृति, स्नेह और ममता की प्रतीक सरस्वती जोड़े रहती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति के 3 अध्याय का यह श्लोक तो हम सभी ने सुना होगा, पर क्या हम जानते हैं कि वे विदुषी स्त्रियां जिन पर समाज ने कई प्रश्न उठाए, उन्हें भी हमारी संस्कृति पूजनीय मानती है और पंच कन्याओं के रूप में उनको प्रातः स्मरणीय कहती है, जो कि है द्रौपदी, तारा, अहिल्या, कुंती और मंदोदरी। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मृते नित्यम महापातक नाशिनी। ब्रह्म पुराण का यह श्लोक हमें यह बताता है कि इन पंच कन्याओं के नित्य स्मरण से हमारे पापों का नाश होता है। इससे यह सत्य स्थापित होता है कि हमारी संस्कृति में स्त्रियों को कितना ऊंचा और सम्मानित स्थान दिया गया है। आज हम देख रहे हैं कि वे क्षेत्र जहां पुरुष साथियों का दबदबा था, वहां महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, अपनी पहचान छोड़ रही हैं। सेना में वह कमीशन अधिकारी बन रही हैं। 2021 में 83 महिलाओं को पहली बार भारतीय सेना में सैन्य पुलिस कोर में जवान के रूप में शामिल किया गया। अब तक 577 महिलाओं को स्थायी कमीशन मिल चुकी है। वर्ष 2024-25 के लिए इंडियन आर्मी में महिला अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। खेल की दुनिया में मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय एथलीट बनी। 2025 में उन्हें खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्हीं सब बातों के प्रकाश में मैं 2 शब्द अपने युवा साथियों को भी संबोधित करके कहना चाहूँगा। आज के युवा वर्ग में जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने में आ रही हैं, वह इसलिए है क्योंकि वह एक मानसिक दबाव के साथ को कर्म कर रहे हैं। वह अपने कर्म को आनंद से नहीं जोड़ रहे हैं। उनको यह समझना होगा कि उनका परिणाम पे कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कोई भी रास्ता चुना है, उस सफ़र का आनंद लेते हुए ही उन्हें चलना होगा। लक्ष्य के बारे में सोचकर घबराने से कुछ नहीं होगा। किसी शायर ने खूब ही कहा है, न मंजिलों को ना हम रह गुजर को देखते हैं, न मंजिलों को ना हम रह गुजर को देखते हैं, अजब सफ़र है कि हम बस सफ़र को देखते हैं। सच्चाई का एक मजबूत पक्ष यह भी है कि आज का युवा बहुत रचनात्मक है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वह बहुत रचनात्मक ढंग से सहयोग दे रहा है। नए नए ढंग के स्टार्टअप देखने में आ रहे हैं या पुराने रोजगार के साधनों को ही नया रूप देकर वह सफलता हासिल कर रहे हैं। आज के युवा किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं देखता है। वह पापड़ और चाय से लेकर अंतरिक्ष यान में प्रयोग होने वाले औजारों के स्टार्टअप शुरू कर रहा है। युवा वर्ग की यही सकारात्मक सोच हमें प्रगति की ओर ले जा रही है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। मैं सुभाष चंद्र बोस के शब्दों से आप युवाओं का आह्वान करता हूं, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। जय हिंद।